हेलो दोस्तों, ओंकार सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सभी पार्ट करा रखे थे, पहले करा दिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। आज क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे और सभी पार्टों को हम इसमें सॉल्व कर देंगे। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन नंबर 1 वाली, तो वो जाके पहले इन सब वीडियो को देख सकता है, सब क्वेश्चनों को, और यहाँ से तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इसको हमें सभी क्वेश्चनों को हल करना है और जहाँ द्विघात समीकरण बन जाए वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, वहाँ से आगे सॉल्व नहीं करना है। इसने बोला है कि हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है सिर्फ। ठीक है, अगर ये नहीं बोलता तो इसे हम एंड तक शुरू करते ही रहते, सॉल्व करते ही रहते, जब तक सॉल्व करते रहे जहाँ तक सॉल्व होता। ठीक है, पर इसने बोला है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण आ जाए वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कहने का मतलब है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें भूखंड की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे करोगे, देखो एक सिंपल सी बात रखो, याद रखो कि मुझे क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, अब एक आयताकार बोला ना, आयताकार भूखंड। आयताकार मैंने बताता जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह आयताकार होता है। ठीक है, तो ये भुजा इसकी बराबर होगी और ये भुजा इसकी बराबर होगी, सीधी सी बात है। अब इसकी लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है ये वाली। अब इसने बोला है कि चौड़ाई लंबाई हद हो ये वाला, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई मैंने मान लो x है, कि चौड़ाई माननी पड़ेगी, लंबाई किस पे आश्रित है, चौड़ाई पर। अगर मैं चौड़ाई मान लूंगा तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगी, क्योंकि बोला है लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से। अब कुछ का दुगुना करना है, चौड़ाई का, तो चौड़ाई की वैल्यू पता होनी चाहिए ना पहले, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, चौड़ाई को मानेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि ये निर्भर किस पे है, चौड़ाई पर निर्भर है लंबाई। अब देखो ये x मान ली हमने। ठीक है, और लंबाई ऑटोमेटिक निकल आएगी, पढ़ के देखो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसके दुगना कर दो, इसका दुगना करोगे तो दूसरा गुणा कर दो इसमें, तो लो दुगना हो गया। चौड़ाई का दुगने से एक अधिक है, तो एक अधिक है, एक जोड़ दो, एक कम करती, कम बताता तो एक घटा देती, और दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब लंबाई भी चौड़ाई भी हमें दोनों पता चल गई। हमेशा उसी को मानना है जिस पे दूसरी भुजा आश्रित हो। अब हमने ये मानी x, तो ये इसी की रिलेटेड निकल आई, इसी से। ठीक है, अब लंबाई भी पता है, चौड़ाई पता है। ठीक है, तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई कितनी दे रखी है हमारी, अभी हमने निकालिए ये, तो लंबाई तो दे रखी है 2x+1, जिस सूत्र होता है आयत का ये वाला। ठीक है, किसी को नहीं पता तो ये याद कर लो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की वैल्यू हमने रख दी गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, और ये क्षेत्रफल हमें उसमें दे रखा था पहले ही, कि क्षेत्रफल दे रखा था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना था, 528। तो इसका क्षेत्रफल पहले ही लिखा के दिखा दिया इसने, कितना है, 528।
क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा था, तो क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व कर दो, जहां समीकरण के रूप में आ जाए वहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना, भूल आया क्वेश्चन में। तो देखो इस x का अंदर गुणा कर दो, तो इसका x का पहले इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, पर 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का तो 2 ही रहेगा, और x की पावर 1, x की पावर 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 2। अब x का 1 में होगा तो ये x ही रहेगा। ठीक है, इधर 528 चल रहा है, इसे सही रूप से लिख दो जैसे समीकरण में होता है उसी रूप में। 2x² प्लस का x, इसे इधर से इधर ही ले आओ, तो ये प्लस का है तो इधर आके कैसे हो गया माइनस के 528 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, और यहीं इसको आंसर कर देंगे, क्योंकि इसमें बोला था जहां तक द्विघात समीकरण बन जाए उसी के रूप में आ जाए उसको वहीं छोड़ दो। ठीक है, तो उसी के रूप में आ गया, इसलिए हम वहीं छोड़ देंगे इसे। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, एक्स का मान नहीं निकालेंगे यहाँ पर, और नहीं गुणनखंड करके इसका एक्स का मान भी निकाल सकते हो, पर ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसने बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, कि दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखो दो क्रमागत बोला है, तो कैसे करेंगे, क्रमागत हमारे कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये क्रम से चल रहे हैं तो इसे क्रमागत बोलेंगे। ऐसे नहीं ले सकते 1 फिर 3 ले लो, फिर 6 ले लो, फिर 7 ले लो, ऐसे नहीं लेंगे, क्रम से लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हम कौन सा है कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे लेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऐसे कोई नहीं बताएगा, मैं हिसाब से बताऊंगा तुम्हें बहुत अच्छी तरह से। देखो पूर्णांक लेने हैं ना तुम्हें, ये तो पूर्णांक क्रमागत बोल रहा है तो क्रम से लेना चाहिए, क्रमागत तो क्रमागत और लिख लो, क्रमागत कैसे लेना है, क्रमागत लेने हैं तो जो पहले मानना है तुम्हें, पहली संख्या को x मानोगे, फिर दूसरी संख्या को मानोगे 2 लेना है तो x+1 मानोगे, तीसरी लेनी तो x+2, चौथी लेनी तो x+3। इस प्रकार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार लेना है, क्योंकि इसमें जब x की वैल्यू रखोगे ना, कोई सी भी रख लो, अगर ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, कोई सी भी रख लो, तो ये क्रम से ही बनेंगी संख्या। नहीं रख के देख लो, देखो 1 रखोगे तो 1 और 1+2 कितने जाएगा, 1+1 2, फिर 1 रखोगे यहाँ तो 3, 1 रखोगे तो ये कितना जाएगा 3, और एक गलत कर दिया 1+3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर 5 रख के देख लो तो ये 5, ये कितना निकल के आएगा 6, ये 7, ये 8, तो क्रम से लेकर के आ रही है ना लिख रही है। तो ये सूत्र रूप में हमें ये संख्या बता दी है पहले के सूत्र रूप में, इस रूप में हमें संख्या माननी है। ठीक है, जैसे यहाँ x मान लेते तो हमें ये संख्या माननी होगी, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखो यहाँ धनात्मक, दो धनात्मक बोला है, दो क्रमागत लेने हैं, ऐसा नहीं एक संख्या यहाँ से ले ली यहाँ से लेनी, तो क्रमागत में कैसे लेनी है, पहले ये माननी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, पहली 2 बोला है तो पहली 2 जो ही ले लो। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 ले लेते हैं,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है और हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लिख लोगे माना, ये चीज लिख ली करो जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, ये चीज यहाँ लिख दो करो। क्या माना है, माना चौड़ाई x है और तो अब लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है, तो वो चीज लिख ली करो यहाँ पर, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ मान रहा हूँ, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक बोला तो प्लस की होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताई दी, ये x है, ये पहली x है, दूसरी कौन सी है, x + 1 है, कोमा लगा दिया ये। अब इसने बोला है प्रश्नानुसार, क्या बोला है देखो, प्रश्नानुसार बोला है उसने कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो हम दोनों का गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे x + 1 का, बराबर तो कितना आ जाएगा, 306। ठीक है, ये प्रश्नानुसार उसने बोला है। गुणा कर दो इसमें, x का इसमें करोगे तो x² और x का 1 में करोगे तो x। तो देखो ये गुणा फुणा तो आपको आना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ है, नहीं गणित में आप कुछ नहीं कर पाओगे। 306 इसको धर ले आओ, x² प्लस का x, ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस की तो 75 करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती तो प्लस की हो जाती है। इधर कुछ नहीं रहा तो ये 0 मान लो। तो ये हमारा समीकरण बन गया, वहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला था दूसरी वाले में कि द्विघात समीकरण के रूप में लिख दी। अधिकतम घात 2 होती है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर इसके पहले पार्ट में हमें बता दिया है सब चीज। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तो देखो तीसरे पार्ट में क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, मतलब रोहन से, कहने का मतलब। ठीक है, रोहन की माँ कौन बड़ी है, माँ 26 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता बाद, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा उनकी आयु का गुणनफल 3 साल बाद। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें रोहन की आयु बतानी है कितनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर पहला किया था तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि यहाँ चौड़ाई किस पे आश्रित है। ठीक है, अब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, उससे, उससे मतलब के लिए बोला है रोहन से। तो मैं अगर रोहन को मान लूँ कुछ, तो मैं आसानी से लगा सकता हूँ, जैसे रोहन की 1 साल उम्र हो तो माँ की कितनी हो जाएगी, 27 साल, तभी तो 26 साल बड़ी होगी। तो कैसे मैंने निकाला, रोहन की मान की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रोहन की आयु को मैं x मान लूंगा, तो रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 26, उसमें 26 और जोड़ दूंगा तो उससे बड़ी हो जाएगी 26 साल। कि x और x दोनों के बराबर होगी, 26 साल बड़ी है तो 26 साल प्लस कर दूंगा इसमें माँ की में, तो 26 साल बड़ी हो गई। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा तीसरे पार्ट में, माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान अभी आयु मतलब मानो x है। तो माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु
कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रश्नानुसार, प्रश्न में पहले बोला है प्रश्नानुसार। माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है। अगर इसकी x है तो इसकी भी x है और प्लस 26 साल और है, इससे 26 साल बड़ी है, तभी तो होगी 26 साल बड़ी। अब इसने बोला है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो ये तो वर्तमान आयु तो हमने निकाल ली, अब 3 वर्ष बाद उम्र जिनकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो बाद के लिए हमेशा ध्यान रखना प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस करते हैं। बाद या पश्चात बोले क्यों, कि जैसे मैं आपसे बोलूं अभी आप 5 साल के हो, तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, तुम कहोगे सर 8 साल के हो जाएंगे। तो मैं कहूँ कैसे पता किया, तो तुमने 3 साल ऐड कर दिया ना उसमें, 3 साल बोल रहा हूँ तो 3 साल ऐड कर दिया। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ अभी तुम 5 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो तुम कहोगे सर 5 साल का अभी हूँ और 5 साल वो हो जाएंगे तो 10 साल का हो जाऊंगा मैं। तो क्या कर रहे हो तुम, प्लस ऐड कर रहे हो। अगर पहले अगर मैं तुमसे पूछूं अभी सर तुम, मैंने बोलूं तुम अभी 5 साल के हो, तो 2 साल पहले कितने के थे तुम कहोगे 2 साल पहले में सर 3 का था। कैसे पता किया, तुमने माइनस कर दिया। अब एक ही वाले में से पिछली वाले को पहले की बार जितने पूछा है मैंने उम्र, सन को माइनस कर रही हो ना यहाँ पर। तो ऐसे प्लस पूछे करवाए तो प्लस करना है और पहले पूछे तो माइनस करना है। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 3 वर्ष अभी x है, तो अब 3 वर्ष कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष ऐड हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात या बाद एक ही बात है। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x, तो अभी है 3 वर्ष बाद 3 साल और जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट। ठीक है, अब इसी प्रकार माँ की भी निकाल लेंगे। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु अभी तो ये है वर्तमान आयु, और फिर 3 वर्ष बाद और पूछा है तो 3 वर्ष जोड़ देंगे। ये कितनी हो जाएगी, 26 और 3 29। तो x प्लस, क्योंकि ये अंक है इनको इकट्ठा करके लिख दो ना, इसमें नहीं जोड़ सकते, ये तो प्लस x लिख रहा है। ठीक है, तो इसे ऐसे कर दो, इसमें x कर दोगे 26x कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, तो गुणा हो गया फिर तो ये तो हो गया 29। तो ये ऐसे निकल आई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष बाद क्या है, ये उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा, 360 हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात हमने उम्र निकाल ली, ये और ये 3 वर्ष पश्चात की उम्र निकाल ली। तो प्रश्नानुसार बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, मतलब इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात मुझे जिसकी भी उम्र निकाल ली और 3 वर्ष पश्चात इसकी भी उम्र निकाल ली और दोनों की गुणा करके 360 के बराबर रख दिया। किसमें बोला है 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला था पहले। ठीक है, अब क्या हमको सॉल्व करना है, इसका इसमें अंदर गुणा कर दो, इसका इसमें अंदर गुणा कर दो। तो देखो x का x में करोगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर x का फिर इसमें भी करोगे 29 में, तो ये हो जाएगा 29x। अब 3 का करोगे x में तो ये हो जाएगा 3x, और 3 का करोगे 29 में तो कितना होगा, 3 का 9 में 9 3 27 और 3 दूनी 6, हासिल के वो 2 थे तो 8। एक बार फिर कर लो, 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, सही है। इधर 360 चल ही रहा है। ठीक है, इसी इधर ले आओ, तो देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, जिन्हें इकट्ठा करके लिख दो तो ये है गया
29, 29 और 30, 3, 32, 32x। उधर 87 तो प्लस का चल ही रहा है, इसे इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 360। इधर कुछ नहीं रहा, इसे 360 में से इसे घटा देंगे क्योंकि ये प्लस का है, इधर माइनस का है, तो घटा के लिख दो इसे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्र प्लस का 32x, और ये माइनस के बचेंगे, इसमें से इसे घटाओगे तो ये आएगा 273 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि जहाँ द्विघात रूप के में आ जाए तो इसे हमें उसी में चेंज करना है सिर्फ, तो यही हमें आंसर है। ठीक है, तो हम गुणनखंड नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्टों को। ठीक है, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया ट्रेन वाला। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखना। इसमें भी क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी है, 480। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, मतलब पहले जब दूरी तय कर रही थी तो उससे स्पीड हम थोड़ी सी कम कर दी चाल। ठीक है, कितनी, 8। जैसे पहले 10 की चल रही, अब 8 किलोमीटर प्रति स्पीड हमने कम कर दी। ठीक है, 8 में से 10 में से 8 कम कर दी, कहने का मतलब है कि ये है मेरा। ठीक है, कम कर दी तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। सीधी सी बात है भाई, जब स्पीड करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लेगी, सही बोल रहा है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है कि वो रेलगाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी पहले। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, तो रेलगाड़ी की चाल किस स्पीड से चल रही, तो ये हम से पूछिए तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x है। ठीक है, क्या मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x है, और कम कर दोगे तो वो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। फिर दूसरे समीकरण में चलेगी तो मतलब दूसरी बार जब चल रही है वहाँ से, तो ये बोला स्पीड 8 किलोमीटर कम होती है तो वह 3 घंटे समय अधिक लेती है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, चौथा पार्ट है, हम करेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि उसकी चाल हमें बतानी है। ठीक है, अब ये हो गया, दूरी हमको कितनी दे रखी है, 480। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, समय, समय दिया ना यहाँ पर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टी चाल, ये सूत्र तो पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है, अब हमें दूरी हमें पता है, प्रश्न में दे रखी है दूरी कितनी है हमारी, 480। ठीक है, तो रख दो यहाँ में, तो पहली कंडीशन दे रखा है तो इसे हम t1 मान लेंगे समय को। ठीक है, दूरी देख रही है, दे रखी है 480, और चाल हमने अभी कितनी मानी है, पहले जो चल रही है पहली कंडीशन में x की स्पीड से चल रही है, तो ये निकल आई। ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो। अब दूसरी कंडीशन में फिर दूसरा की चल रही है, अब कब चल रही है, जब उसकी स्पीड कितनी कर दी, 8 किलोमीटर कम कर दी। जब पहले चल रही थी तो पहले ही चल रही थी, पहले माना रेलगाड़ी x किलोमीटर पर स्पीड से चल रही थी। अब कैसे चल रही है, अब 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड
चाल कम करने पर, ठीक है। अब फिर दूसरा आगे चल रही है, स्पीड कम कर दी। अब कितनी कम कर दी है? 8 किलोमीटर। तो अब हम समय का सूत्र करके फिर इसका भी एक समीकरण बना लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, ठीक है। दूरी तो इतनी ही है, दूरी समान है तो दूरी तो वही रखी रहेगी। अब स्पीड हमारी 8 किलोमीटर कम कर दी है। पहले कितनी की चल रही थी? x से। अब कम कर दी है तो x में से कितनी कम कर दी? 8। तो 8 हम घटा देंगे तो ये हमारा इसे टाइम निकल आया, इसे 2 मान लेंगे। आप एक बात सुनो, यहाँ से एक ध्यान देना, ध्यान से, कौन से में समय ज़्यादा लग रहा है? देखो यहाँ स्पीड कम की है ना, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। क्योंकि देखो जैसे 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। जब यहाँ से यहाँ तक कोई आप जैसे 50 की स्पीड से जा रहे हो, सपोज करो बाइक से ही जा रहे हो, सपोज करो, ट्रेन का मैं एग्जाम्पल बाद में दूंगा, बाइक की जल्दी समझ में आएगा तुम्हारा। जैसे बाइक से जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो 50 की स्पीड से जा रहे हो तो आप कब जाओगे और नेक देर में पहुँच जाओगे। यहाँ पर सपोज करो 5 मिनट में पहुँच गए, 5 मिनट में, ठीक है। आप उधर से इतने इधर आ रहे हो, फिर अब स्पीड थोड़ी सी तुमने कम कर दी, स्पीड कम कर दी, अब हौले हौले जाएगी। तब 5 मिनट की देर लग गई, अब तुम्हें 7 मिनट। तो टाइम किस में ज़्यादा लगा? वापस आने में। क्यों कम ज़्यादा लग रहा है? कि स्पीड अब आपने कम कर दी है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब इसमें स्पीड कम कर रही हो आप, तो समय किस में लगेगा ज़्यादा? इसमें लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। पहले तो x की जा रही थी, अब x में से कुछ कम कर दिया 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा में से प्रश्नानुसार ये बोला है कि 3 घंटे अधिक लेती है। कितना समय अधिक ले रही है? 3 अधिक ले रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा में से इसी घटा दूंगा समय, तो मुझे पता चल जाएगा कितना समय ले रही है, 3, ठीक है। तो मैं T2 में से घटा दूंगा इसी, तो 480 माइनस x माइनस 8 माइनस घटा दूंगा 480 माइनस x, घटाने पर कितना आ रहा है? 3 घंटे अधिक समय लेती है, बराबर 3, बराबर 3 के रखता हूँ, ठीक है। ऐसे करना है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो देखो ये आ जाएगा एलसीएम मेरा x माइनस का 8 इंटू एक्स, इससे ये क्रॉस, तो ये हो जाएगा 480x, और इसका गुणा हो जाएगा इसमें अंदर, x से x कैंसिल, जैसे भिन्न करते हैं इसी प्रकार। तो ये हो जाएगा 480 x में करोगे डायरेक्ट नहीं करा, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा 1580 हो जाओगे। अब देखो इसमें तो ये तो 480 हो गया, इसमें अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 480x, और इसमें 8 से गुणा करोगे तो 8 का इसमें गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका इसमें गुणा तो 8 का 0 में करोगे तो 0, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, और 8 चौक 32 और 6 38। देख लेना कहीं गुणा फुणा में गड़बड़ ना हो जाए, तरीका यही रहेगा, ठीक है। और x माइनस 8 और x, तब तो बराबर 3 चल ही रहा है। देखो यहाँ ये माइनस में है, यहाँ ये प्लस में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सीधी सी बात है। इसे बट्टे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका यूँ इसका यूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका यूँ करोगे तो ये तो बन जाएगा, तो यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा और रह गया। तो इसका इसमें करोगे तो ये तो हो गया 3840, और इसका इसमें गुणा, इसके पहले अंदर गुणा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस के 8x, ये बन जाएगा।
अब इसका इसमें अंदर गुणा कर दो। 3 का गुणा हो जाएगा इसमें, सॉरी ये मैंने यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसका ये गुणा करोगे इसमें गुणा हो जाएगा, तो कर लो। ये हो जाएगा 3x² और 8 तिया 24 x। इससे उधर ले जाओ तो ये होगा 3x² माइनस के 24x और ये प्लस का है तो उधर माइनस का 3840। तो यहाँ ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ये वाला, इधर कुछ नहीं बचा तो उधर 0। तो द्विघात समीकरण के रूप में आएगा तो इसे यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए। तो ये मैंने पूरी प्रश्नावली सॉल्व करा दी आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आपको कोई भी कमी दिख रही है वीडियो में तो आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।